हेलो दोस्तों, हम लोग आज करेंगे प्रश्न और उत्तर। उनके कुछ क्वेश्चन पेपर के प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं, वही हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, नगरों में नालियाँ सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग लोहे से नहीं परिचित थे, तांबे से परिचित थे। मुख्य धातु उनकी जो कांसा थी वो तांबे से परिचित थे और तांबे के ही वो औजार बनाते थे। बाकी सभी बातें सही। व्यापार वाणिज्य उन्नत था, नगरों में नालियाँ सुदृढ़ व्यवस्था की थी और मातृ देवी की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और इनमें से कौन सा है? तो जो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? यौधेय नहीं थे। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? तो ये कहा गया है महाभारत में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? ये था उपज का छठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर उपज का छठा भाग, 1/6। मृगदाओं सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये मृगदाओं में जो बुद्ध ने सबसे पहले 5 सन्यासियों को जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो है धर्मचक्र प्रवर्तन, और जो महाविनिष्क्रमण है, महाविनिष्क्रमण बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा गया है। गृह त्याग की, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और उस मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध ने संसार को सर्वप्रथम क्षणिक और अस्थिर कहा। इसे बौद्ध धर्म में क्षण भंगवाद के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो महात्मा बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। निर्वाण प्राप्ति तो बौद्ध का अंतिम लक्ष्य ही था, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो पहला क्वेश्चन 1, 2, 3 सही। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? तो ये श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया। सुमेलित करना है, कौन सी रचना किससे सुमेलित करना? देखिए, सुमेलित करते अष्टाध्यायी पाणिनि की, तो अष्टाध्यायी पाणिनि की है, तो अष्टाध्यायी पाणिनि को मिलाएंगे हम लोग। ए को मिलाएंगे 3 से, ए का 3 से, तो ए का 3 से एक ही में मैच कर रहा, मतलब कि पहला सही। तो ए का 3 हो गया। बी का 1 वात्सायन, कामसूत्र, चाणक्य, अर्थशास्त्र और कल्याण राजतरंगिणी। विक्रम संवत को कब से प्रारंभ माना जाता है? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। ये विक्रम संवत का जो प्रारंभ हुआ है लगभग 57-58 ईसा पूर्व में हुआ था। ये उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उनके द्वारा जारी किया गया था, विक्रमादित्य के द्वारा। ईस्वी के पश्चात संवत की गणना करते समय, जब हम लोग ईस्वी के पश्चात संवत की गणना करनी होती है तो प्रत्येक सन में 57 वर्ष जोड़कर संवत की गणना की जाती है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। कुषाण युग में जो है मथुरा से बुद्ध एवं बोधिसत्व की खड़ी
एवं बैठी मुद्रा में जो है मूर्तियाँ मिली हैं। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दीनार, निस्क, पण। तो दीनार, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं थी उनको दीनार कहा जाता था। जो कौड़ियाँ थी तो फायान ने कौड़ियों का भी व्यापार विनिमय में उपयोग की बात कही है। कौड़ियों का उपयोग की बात फायान ने कही है, लेकिन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। मुद्रा राक्षस निम्न में से लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस की रचना की थी किसने? अश्वघोष ने, विशाख दत्त ने, कालिदास ने या भास ने? तो विशाख दत्त ने की। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? लेखक कौन थे? विशाख दत्त थे। इसके जो विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, इससे प्राचीन भारत के जो बृहद और शक्तिशाली साम्राज्य था मौर्य वंश, मौर्य राजवंश, उसके इतिहास के और उसके तत्कालीन समाज के विषय में जानकारी मिलती है। किससे? मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त से। कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा नाटक। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये सम्राट हर्ष जो था ये 606 से 647 ईस्वी के लगभग ये शासन था इसका थानेश्वर की गद्दी पर। इसके विषय में जो है जानकारी मिलती है बाणभट्ट से, बाणभट्ट के से मिलती है जो हर्षचरित ने लिखी। बाणभट्ट से मिलती है, हर्षचरित ने लिखी। वो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज, जिसे उस समय समृद्धि व ऐश्वर्य के कारण महोदय नगर कहा जाता था। कन्नौज को समृद्धि और ऐश्वर्य के कारण। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट का जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या चंपा? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है विष्णु मंदिर है और कंबोडिया में स्थित है। विष्णु मंदिर है कहाँ? कंबोडिया में स्थित है। ये माना जाता है इसका निर्माण जो है 1125 ईस्वी में कंबुज नरेश, कंबुज के राजा थे सूर्यवर्मन द्वितीय। कौन? सूर्यवर्मन द्वितीय, उन्होंने करवाया था। यहाँ पे जो है रामायण की जो संपूर्ण कथा को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त महाभारत के और पुराणों के भी दृश्य हैं। इस पर भारतीय स्थापत्य कला का जो है स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। ये 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये कुलोतुंग ने भेजे थे। कुलोतुंग प्रथम ने भेजे थे। 72 व्यापारियों के एक दूत मंडल भेजा था चीन में दूत मंडल भेजा था। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन। बाजार नियंत्रण बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों में बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। सैनिकों को निश्चित वेतन पर रखने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने सभी वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए थे। अधिकतर विद्वानों के अनुसार जो उनका मूल्य नियंत्रण था दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक ही लागू था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था, अरब का था ये। तो इस मोहम्मद बिन कासिम ने 711-12 ईस्वी पर भारत पर आक्रमण किया था। यह एक अरब मूल का आक्रमणकारी था, अरब मूल का आक्रमणकारी था। वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा 1498 में, मई 1498 में। कहाँ पर आया था भारत में? सबसे पहले कालीकट के तट पर पहुँचा था। नए मार्ग की खोज करके यूरोप से आया, भारत के नए जलमार्ग की खोज करते हुए भारत पहुँचाए। जो पुराना जलमार्ग था उसके अतिरिक्त इसने नए जलमार्ग की खोज की भारत के लिए, और भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय वहां का राजा जमोरिन था जिसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल भू राजस्व से संबंधित है, उसी में ख्याति अर्जित की। टोडरमल जाप्ता प्रणाली के वास्तविक जनक थे और इनकी जो प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया उन्होंने शेरशाह ने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। अकबर ने बाद में आईना दहसाला का रूप लिया। अकबर के शासनकाल में इसने आईना दहसाला का रूप लिया। टोडरमल की सहायता से अकबर ने जो है आईना दहसाला को लागू किया था। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य हैं, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, उपर्युक्त सभी।
तो मुग़ल चित्रकला में मुग़ल काल में पशु पक्षी के अंकन और ये युद्ध दृश्य, दरबारी चित्रण, पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य सभी देखने को मिलते हैं। सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। मुग़ल चित्रकला के विषय में जो है ये सारे कथन, ये बातें सारी सत्य हैं। जो मुग़ल काल में था ना, पशु पक्षी के अंकन के लिए एक चित्रकार बहुत ज़्यादा मशहूर थे। कौन? मंसूर। और मानवीय चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे वो ख्याति प्राप्त बिशन दास। इनको महारत हासिल थी, महारत हासिल थी इनको। मुग़ल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुग़ल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? साना-ए-पील, मीर बख्शी, वजीर, सहावे निगार। तो मुग़ल काल में जो सेना का प्रधान था वो मीर बख्शी था। यही था जो सैनिकों की हुलिया, वेतन, घोड़ों आदि की जांच किया करता था और मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश भी करता था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पर। अरबी भाषा के जो मनसब शब्द है अरबी भाषा का है और इसका मतलब होता है पद। इसका मतलब क्या होता है? पद। तो मुग़ल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को जो जिनको पद दिया जाता था, उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। जो शाही सेना में होते थे उनको एक पद दे दिया जाता था और मनसब प्राप्त करने के उपरांत उस व्यक्ति का शाही दरबार में जो है प्रतिष्ठा, स्थान एवं वेतन का ज्ञान होता था। मनसब प्राप्त करने के उपरांत उस व्यक्ति की शाही दरबार में प्रतिष्ठा कैसी है, स्थान एवं वेतन का ज्ञान होता था। संभवतः अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो है मंगोल नेता जंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित मानी जाती है। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो ये विजय की थी कब? 1686 में। कब की थी? 1686 में। 1676 में क्या हुआ? बहादुर खां ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया, नलदुर्ग और गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया। 1685 में आदिल शाही क्षेत्र पर कब्जा करना प्रारंभ किया। तभी 1686 में औरंगजेब स्वयं दक्षिण पहुंचा और उसने बीजापुर पर कब्जा कर लिया और 1687 में गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया। उपनिषद, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद सिर-ए-अकबर है। किस नाम से किया गया उपनिषद का फारसी में अनुवाद? सिर-ए-अकबर, जो कि दारा शिकोह की रचना है, जो कि दारा शिकोह की रचना है और इसकी रचना शाहजहाँ के काल में हुई थी। अगला है शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है आगरा में, सासाराम, दिल्ली, औरंगाबाद। तो शेर शाह सूरी का मकबरा स्वयं शेर शाह का जो स्थित है सासाराम में, मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। और सासाराम में स्थित मकबरा शेर शाह का मकबरा स्वयं शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाया था। यह मकबरा स्थापत्य कला की पराकाष्ठा है। इसमें पुरानी शैली की पराकाष्ठा और नए शैली का परिवर्तन देखने को मिलता है। डमरू की शक्ल में दिखने वाला इस मकबरे पर हिंदू मंदिरों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, और ये स्वयं शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही बनवा दिया था। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। अकबर ने सिकंदरा स्थित मकबरे की योजना स्वयं बनाई थी, परंतु जो है 1612 में अंतिम रूप से इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। ये पिरामिड के आकार का बना है। पंच मंजिला मकबरे की जो ऊपर सबसे ऊपरी मंजिल का निर्माण संगमरमर द्वारा जहांगीर ने करवाया था। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? मराठा को जो उत्कर्ष हुआ उसमें से कौन सा कारण नहीं था उनके उत्कर्ष के लिए? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व शक्ति, राजनैतिक जागृति। तो ये राजनैतिक जागृति ये कारण नहीं था, बाकी सभी थे। मराठों के उत्थान के लिए शिवाजी के जो उच्च सैनिक नेतृत्व के साथ साथ उनकी सुरक्षित भौगोलिक परिस्थितियाँ, धार्मिक कारण और उच्च नेतृत्व शक्ति तो शिवाजी की थी, सभी जिम्मेदार थे राजनैतिक जागृति को छोड़कर।
रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी किसने? टॉमस मुनरो, मार्टिन बर्ड, कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो ने। टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी प्रथा में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था। रैयत का माना जाए तो मतलब होता है किसान। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी था। इसके पास भूमि को रहन रखने और बेचने का अधिकार था। भूमि कर अगर नहीं दे पाता तो इस स्थिति में भूस्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था में जो है क्या हुआ, सरकार का जो किसान या रैयतों से सीधा संपर्क हो गया। इस व्यवस्था को मद्रास एवं असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। कौन सा सुमेलित क्रम में है? तो एनी बेसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बीजी तिलक केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा। तो ये केसरी ये मराठी भाषा में होता था, एक इनकी और था पत्र मराठा अंग्रेजी भाषा में। ये दोनों बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाले जाते थे। तो सही तो है बीजी तिलक केसरी वाला जो निकाले जाते थे। यंग इंडिया महात्मा गांधी का जो है पत्र है, यंग इंडिया महात्मा गांधी का पत्र है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। मराठा और केसरी दोनों बाल गंगाधर तिलक के हैं, लेकिन याद रखें मराठा अंग्रेजी भाषा में था और केसरी मराठी भाषा में। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? किन दो नेताओं ने भारत में दौरा किया और सामाजिक उत्थान का कार्य किया? तो गांधी जी और तिलक जी ने ये काम किया। गांधी जी और तिलक जी ने दौरा किया, सामाजिक उत्थान का कार्य किया। राजा राम मोहन राय निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, विधवा विवाह। तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे राजा राम मोहन राय, इन्होंने इसका विरोध नहीं किया था। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा तथा रेडिकल्स के विचारों का समर्थन करते थे। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की थी किसने? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चार्ल्स वुड, लॉर्ड कर्जन। तो शिक्षा के जो अंग्रेजी माध्यम की वकालत की लॉर्ड मैकाले ने 1835 में शिक्षा पत्र में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी व पाश्चात्य शिक्षा की वकालत की। उसने कहा था कि भारतीय साहित्य यूरोप की एक अलमारी के लायक भी नहीं है। चलिए आगे हम लोग अब अगले वीडियो में करेंगे। तो बस जय हिंद जय भारत।